नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम करने वाले हैं आज कक्षा छठवीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। सब्जेक्ट कौन सा है? सामाजिक विज्ञान। उसमें है हमारे अतीत, ठीक है, इतिहास का जो है हम चैप्टर 1 करने वाले हैं। और इवन मैं यहाँ पे इतिहास के सारे चैप्टर कराने वाला हूँ एक ही वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, यह है अध्याय 1, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, पूरे अध्याय 10 के 10 हम इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसको जो है आप पूरा देखें और अपनी अभ्यास पुस्तिका जो है कंप्लीट करें। यदि आप शिक्षक हैं तो आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी शिक्षक साथियों को इसका फायदा हो। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं का एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कक्षा छठवीं, ये हमारे अतीत अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे पर आधारित है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ। प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्रोत। गंगा नदी के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य कौन सा था? मगध। पांचवा विकल्प है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई थी? इसका आंसर है लगभग 2500 वर्ष पहले। अब हम करेंगे खाली स्थान। ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध ईसा मसीह के जन्म से है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। लगभग 1000 वर्ष पहले किताब बनाने के लिए भोजपत्र के पत्तों का उपयोग किया जाता था। ई है, कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। प्रश्न नंबर 7वां, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो हम अतीत के बारे में पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातात्विक अवशेषों और विभिन्न स्रोतों के अध्ययन से जान सकते हैं। प्रश्न 8वां, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? तो वर्तमान की घटनाओं की जानकारी हमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट जैसे साधनों से मिलती है। पांडुलिपि से क्या आशय है? तो पांडुलिपि हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तकों और दस्तावेजों को कहते हैं जिन्हें ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखा जाता था। प्रश्न 10वां देखेंगे, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है? तो शिलालेख होता है पत्थरों या दीवारों पर खुदे लेख, जबकि अभिलेख क्या है? धातु, पत्थर या अन्य किसी सामग्री पर लिखे हुए सरकारी आदेश या जानकारी। प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार से क्यों करते किस प्रकार और क्यों करते थे? तो प्राचीन काल में लोग भोजन, व्यापार, धर्म, विजय प्राप्ति के लिए यात्रा करते थे। वे पैदल, बैलगाड़ी या फिर नावों की उपयोग करते थे यात्रा करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है, सहायक नदी क्या है? सहायक नदी किसे कहते हैं? गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखना है। तो सहायक नदी सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो मुख्य नदी से आकर बहती है उसको हम सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, और गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना, गोमती, घाघरा, सोन और कोसी। प्रश्न 13वां देखेंगे, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो वे किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो पुरातत्वविद वे लोग होते हैं जो प्राचीन काल की वस्तुओं, इमारतों, औजारों और अवशेषों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 14, इतिहासकार किसे कहते हैं? वे किन बातों का अध्ययन करते हैं? तो इतिहासकार जो हैं वे लोग होते हैं जो अतीत की घटनाओं और मानव सभ्यता के विकास का अध्ययन करते हैं। 15वां और लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है? तो पहले कॉमन एरा देखते हैं। कॉमन एरा को हम सीई भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन एरा। वर्तमान काल जिसे ईसवी सन कहा जाता है इसको हम कहेंगे कॉमन एरा। और बिफोर कॉमन एरा बीसीई, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। अब करेंगे कक्षा छठवीं का अतीत का जो है अध्याय नंबर 2, क्या है? आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो पहला है, प्रश्न पहला क्या है ये? ठीक है, विकल्प है, आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में पाए जाते हैं? तो लकड़ी, पत्थर की हड्डियों, कांच। तो पत्थर इसका आंसर हो जाएगा आखेटक वालों का। प्रश्न नंबर 2, नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनाज व वनस्पतियों को पीसने के लिए हम ओखली और मूसल का उपयोग करते थे।
प्रश्न तीसरा, पुरातत्वीय स्थल बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है? तो बुर्जहोम है कश्मीर में। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था 10,000 वर्ष पहले। तो ये सारे क्वेश्चन आपको फटाफट अपने पाठ्य पुस्तक को कंप्लीट करना है। पांचवा प्रश्न है, मध्य पाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम बोलते हैं मेसोलिथ। छठवा देखते हैं हम, रिक्त स्थान करेंगे अब। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गड्ढे वाला घर कहते हैं। वर्तमान में हजारों वर्ष बाद भी अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है। अभी भी गांव में जो ओखली मूसल का प्रयोग किया जाता है। मेहरगढ़ इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी का पालन सीखा। ठीक है। पशुपालन भोजन के स्रोत का एक तरीका है। आरंभिक काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल। अब करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्न 7वां है, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? तो वे लोग जो भोजन के लिए शिकार करते थे और वनों से भोजन एकत्र करते थे, उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहा करते थे। 8वां प्रश्न है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे? तो आरंभिक मानव जो है इन औजारों का उपयोग शिकार, लकड़ी काटने, भोजन तैयार करने और जानवरों से रक्षा करने में करते थे। प्रश्न नंबर 9वां, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए? तो आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और उनके दूध, मांस और अन्य उपयोगों को समझा, जिससे वे पशुपालक बन गए। 10वां देखेंगे, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है? तो इसका आंसर है, जब मानव ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया और कृषि के लिए पौधों को उगाना आरंभ किया, इसे घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया। 11वां, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को हम कहते हैं पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह स्थान प्राचीन गुफा चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। 13 देखते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर क्यों घूमते थे? तो ये लोग भोजन और पानी की तलाश में घूमते रहते थे। साथ ही मौसम में बदलाव और शिकार के लिए स्थानों की आवश्यकता होती थी। पाषाण काल को युग में मिट्टी के अगला प्रश्न देखते हैं, पाषाण काल युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? तो इसका आंसर, नव पाषाण युग में मिट्टी के बर्तन भोजन पकाने, अनाज संग्रह करने और पानी रखने के लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक है। और प्रश्न 15वां देखेंगे, मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों का विवरण लिखना है। तो मेहरगढ़ के बारे में लिखना है। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। ठीक है। और स्थित है, एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है ये। यह स्थल लगभग 7000 ईसा पूर्व का है और यहाँ कृषि और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ के लोग जो जौ और गेहूं उगाते थे, ये जो है बहुत बार बार पूछा गया है, और भेड़ बकरी पालन करते थे। यहाँ मिट्टी के बर्तनों, पत्थर के औजारों और आभूषणों के अवशेष मिलते हैं। इस क्षेत्र में घर मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते हैं और मेहरगढ़ के लोग ओखली और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया करते थे। यह स्थल जो है नव पाषाण युग की सभ्यता का एक उदाहरण है, प्रमुख केंद्र था। तो ये हो गया हमारा अध्याय नंबर 2। अब हम करेंगे अध्याय नंबर 3, आरंभिक नगर। तो आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? तो इसका आंसर क्या है? महान स्नानागार में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? इसका आंसर क्या है? धौलावीरा। अब सामग्री है और एक स्थान है, सुमेलित करना है। ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, हाँ सुमेलित है। पत्थर और शंख प्राकृत वस्तु है। फेयंस कृत्रिम वस्तु। पत्थर की मोहर कहाँ से? हड़प्पा। और मन का चमकाना विशेषज्ञ कार्य। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो जलवायु परिवर्तन, विदेशियों का आक्रमण, बाढ़ या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका हो सकता है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर, तराशकर और उनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। मनक, फलके, कढ़ाई, दरवस्त, बांट। तो इसका आंसर है मनके।
ठीक है। हड़प्पा, अभी रिक्त स्थान में आ गए हम। हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए हल का उपयोग करते थे। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विक ने गढ़ी कहा है। लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की खेती होती थी। साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। फेंस से मनके, चूड़ियां वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब आया है प्रश्न 7वां। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यह जल संरक्षण और स्नान के लिए बना एक विशाल संरचना थी। दूसरा, इसे चारकोल और पक्की ईंटों का उपयोग करके पानी का रिसाव रोकने के लिए बनाया गया था। 8वां प्रश्न क्या है? हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं? तो मिट्टी के बर्तन, पत्थर और धातु के औजार मिले हैं। साथ ही मोहरें और मनके और गहने, 4 चीजें मिली हैं। हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। तो विशेषताएं क्या हैं? व्यवस्थित जल निकासी थी। दूसरा, पक्की ईंटों से बने घर मिले हैं। तीसरा है, सड़कों पर समुचित निर्माण हुआ है। 10वां देखते हैं, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं। तो व्यापार और वस्त्र निर्माण केंद्र, कृषि आधारित समाज, सामुदायिक स्नान और सार्वजनिक भवनों की उपस्थिति। 11वां प्रश्न देखेंगे, कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण। तो कच्चा माल वह सामग्री जिसे वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। उदाहरण, तांबा हो गया और शंख। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित थे? उनका आयात वे किन से करते थे? तो इसका आंसर है तांबा, सोना, चांदी जैसी धातुओं से परिचित थे और तांबे का आयात राजस्थान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे? तो इसका आंसर क्या है? जौ और गेहूं, चावल, मांस, मछली और दूध। हड़प्पा सभ्यता की कृषि और पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जौ, गेहूं, चावल जैसी फसलों की खेती किया करते थे। वे बैल, भेड़, बकरी और ऊंट जैसे पालन करते थे। ऊंट पशु पालन करते थे। दूसरा, अब है 15वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा और लोथल की विशेषताएं लिखिए। तो धौलावीरा की क्या विशेषताएं हैं? 3 भागों से विभाजित है। ये 3 भागों में विभाजित है। जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। जबकि लोथल साबरमती नदी के किनारे स्थित है। व्यापार और जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चलिए अब करते हैं अध्याय नंबर 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? ठीक है, ये वीडियो जो है काफी लंबा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 के 8 ग्रेड के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? वैदिक काल में सोम शब्द का अर्थ यह भी था, क्या था? पौधे का नाम। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी? तो इसका आंसर क्या है? भुर्ज। ठीक है, भुर्ज लिखा है, भुर्ज। नीचे दिए गए चित्र में महापाषाण कब्रों में लोहे का कौन सा सामान मिला है? तो कुल्हाड़ियां। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी भाषाएं थी भारत की। महापाषाण कब्रें बनाने की, अब ये क्या है? ये है अपने खालिस्तान या रिक्त स्थान की पूर्तियां। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और हड्डियों की संख्या 360 बताई थी। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती और सिंधु नदियों का उल्लेख किया गया। शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। प्रसिद्ध वैद्य चरक ने चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नाम की किताब लिखी। अब करेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद है ऋग्वेद और इसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। सूक्त से क्या आशय है? सूक्त का अर्थ है कि एक संगठित स्तुति या भजन। ऋग्वेद के भजनों को सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है? तो ऋग्वेद की पांडुलिपियां लिखने के लिए हम भोजपत्र का, ठीक है, भोज वृक्ष की छाल का उपयोग करते हैं। दास या दस्यु किसे कहते हैं? तो वैदिक काल में दास या दस्यु वे लोग थे जो वैदिक आर्यों के विरुद्ध थे। दस्यु मुख्यतः आर्यों से अलग भाषा बोलते थे और आर्य सभ्यता में विलीन नहीं हुए। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः सरस्वती, सिंधु, वितस्ता, विपाशा, परुष्णी नदियों का उल्लेख है। ठीक है, ये पुराने नाम है इनके और ये अभी के। झेलम नदी को वितस्ता बोलते थे, व्यास नदी को विपाशा और रावी को परुष्णी। प्रश्न नंबर 12वां, महापाषाण के निर्माण में
लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे? तो महापाषाणों के निर्माण के लिए पत्थरों को काटना, तराशना, स्थानांतरित करना और उचित तरीके से व्यवस्थित करना पड़ता था। यह कार्य समूह में किया जाता था। 13वां नंबर का प्रश्न है, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करते हैं? तो महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलने से यह स्पष्ट होता है कि वहां सामूहिक रूप से दफनाने की प्रथा थी, जो परिवार या समुदाय की भावना को दर्शाती है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले हैं और उनके नाम लिखिए। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को जौ, गेहूं, चना, बाजरा और कुटू के बीज मिले। लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था? सामाजिक स्थिति की असमानताओं को कब्रों में रखे गए सामानों जैसे सोने, चांदी, आभूषण, औजार और मृतकों को दफनाने के तरीकों से जाना जा सकता है। युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था? तो युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा राजा, पुरोहित, योद्धाओं, सामान्य जनता के बीच किया जाता था। इसमें राजा को सबसे बड़ा हिस्सा मिलता था। यह है प्रश्न नंबर अध्याय 4 हो चुका है। अब हम करेंगे अध्याय नंबर 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं कक्षा 6वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। विषय कौन सा? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, जो हमारे अतीत पहली पुस्तक है आपकी, उसके एड ग्रेड के अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर। चलिए करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी सामान्यता पाई जाती है, पशुओं की, पक्षियों की, वनों की या सरल रेखाओं, ज्यामितीय आकृति? तो आंसर डी है, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति की। लोहे की फाल का जुताई में, धान के पौधों की रोपाई में उपयोग किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर है महाजनपद काल। महाजनपद काल के राजगृह और पाटलिपुत्र के किस वर्तमान राज्य में स्थित हैं? तो ये है बिहार में। गढ़ संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी? आंसर है बी, वज्जी। वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना कार्य था, किसका कार्य था? ब्राह्मण का। रिक्त स्थान की पूर्ति। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर ठीक है, विश्व विजय करना चाहता था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेनाएं रखते थे। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। डी है, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था? तो अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा उस राज्य की सर्वोच्चता का प्रतीक था। जो राजा उसे पकड़ता था उसे यह चुनौती माना जाता था और युद्ध करना पड़ता था। ठीक है। प्रश्न 8वां है, जनपद का अर्थ लिखिए। तो जनपद का अर्थ है जहां लोग बसते हैं। यह प्रारंभिक राज्यों और क्षेत्रों का नाम था। प्रश्न 9वां, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चला है? तो पुरातत्वविदों को जनता की खुदाई से वहां के किले, मकान, मिट्टी के बर्तन और कृषि उपकरण मिले हैं। प्रश्न 10वां, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए व उसके बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो यह चित्र महाजनपद काल की कृषि व्यवस्था को दर्शाता है। इसमें धान रोपाई, लोहे के फाल और का उपयोग होता है। यह चित्र समाज की उन्नत कृषि तकनीकों को भी दिखाता है। महाजनपद किसे कहते थे? प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखना है। तो महाजनपद प्रारंभिक राज्यों को कहा जाता था। प्रमुख जहां महाजनपद हैं मगध, वज्जी, काशी, कौशाम्बी, अवंती, मल्ल आदि। ठीक है। महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे? महाजनपदों के राजा किले और बड़ी सेनाओं का निर्माण करते थे। इन कार्यों को पूरा करने के लिए कर वसूलने लगे। प्रश्न 13वां, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्यवंश। महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? महाजनपद काल में लोहे के उपकरणों का उपयोग बढ़ा, फाल के प्रयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ी, धान की रोपाई और सिंचाई तकनीकों का विकास हुआ। गढ़ या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? तो इसका आंसर है गढ़ या संघ के शासक सामूहिक रूप से शासन करते थे। सभी निर्णय सभा में चर्चा और मतभेद के बाद लिए जाते थे। 16वां देखेंगे, मगध के नजदीक कौन सा राज्य था? उसकी राजधानी क्या थी? तो मगध के नजदीक वज्जी राज्य था। उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। ये है प्रश्न अध्याय 5 हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं अध्याय नंबर 6।
तो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। महात्मा बुद्ध का संबंध किस गढ़ से था? शाक्य वंश से, गढ़ से। विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है, क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के नियम। भारतीय दर्शन पद्धतियों में संस्थापक एवं प्रतिनिधित्व में कौन सा समूह सही है? तो इसका आंसर है गौतम न्याय। वर्तमान समय में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई हैं? वल्लभी में। वानप्रस्थ से संबंधित है, क्या है? वन में रहकर साधना करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। भारत आने वाला चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन था? फाहियान। महायान की नई धारा का विकास बौद्ध धर्म में हुआ। तो ये रिक्त स्थान की पूर्तियां हैं, ठीक है। न्याय दर्शन की स्थापना गौतम द्वारा की गई थी। जिन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया? तो आंसर है सारनाथ। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो दुख के कारण ज्ञान, तृष्णा या इच्छा का त्याग, मध्यम मार्ग का अनुसरण और षष्टांगिक मार्ग का पालन। उपनिषद में किन विचारों का संकलन है? तो उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, ठीक है, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत, मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है? इनका नाम है महावीर। विहार से क्या आशय है? विहार का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। 13वां प्रश्न है, गार्गी कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर, गार्गी एक विदुषी थी जो अपने दार्शनिक ज्ञान और याज्ञवल्क्य के साथ संवाद के लिए प्रसिद्ध थी। नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? यह एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। हजारों छात्र शिक्षक यहाँ अध्ययन अध्यापन करते थे। बौद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध था। 15वां प्रश्न है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना किन किन ऋषियों द्वारा की गई थी? तो सांख्य का जो है पद्धति जो है सांख्य दर्शन है एक, ठीक, ये दर्शन के नाम है। इसकी स्थापना किसने की थी? कपिल मुनि ने। योग की पतंजलि ने। न्याय गौतम। वैशेषिक कणाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदरायण। 16वां प्रश्न है, लालसा या तृष्णा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं? तो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के पालन को लालसा से मुक्ति पाने का उपाय बताया। ये था अध्याय नंबर 6। चलिए, ये है अध्याय नंबर 7, ठीक है, हमारे अतीत, इतिहास, राज्य से साम्राज्य। ठीक, कक्षा 6वीं की एडग्रेड हम कर रहे हैं और विषय है सामाजिक विज्ञान। मेरा नाम है चंद्रमोहन और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आपको इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो जो है प्राप्त होते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर करेंगे। ये हैं वैकल्पिक से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक का आपसी संबंध क्या था? तो चंद्रगुप्त क्या थे? ये थे दादा, उनके पुत्र थे बिंदुसार, पिता हो गया, और उनके बेटे थे अशोक। तो दादा पिता पुत्र का संबंध था, ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन से वंश के थे? मौर्य राजवंश के। प्रश्न दूसरा है, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। क्या पड़ता था भाई? तो इसका आंसर है तक्षशिला। सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी प्राकृत और ब्राह्मी। मेगास्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले पहले सम्राट थे। आंसर है सी, अशोक। अब हमें करेंगे रिक्त स्थान की पूर्तियां। पहला है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। धम्म संस्कृत शब्द का प्राकृत रूप है। महामात एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। डी है, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में आया यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। प्रश्न 7वां, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसमें उनकी सहायता चाणक्य द्वारा की गई। ठीक है। प्रश्न 8वां क्या है?
मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम पूछे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। 9वां का उत्तर है, मौर्य काल में तक्षशिला और उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? तो तक्षशिला जो शिक्षा का केंद्र था, प्रमुख क्षेत्रों में से विद्यार्थी आते थे। उज्जैन जो है व्यापार, संस्कृति और कला का केंद्र था। प्रश्न नंबर 10वां का उत्तर है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। केंद्रीकृत शासन प्रणाली, महामात्र और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रशासन, कर और नजराना व्यवस्था। 11वां प्रश्न का उत्तर देखेंगे, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक पहुंचाने का तरीका है। अभिलेख, पत्रों और स्तंभों पर उत्कीर्ण, धम्म प्रचारक, जनता को नैतिक शिक्षा देने हेतु। 12वां प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया क्योंकि वह युद्ध की हिंसा से विचलित हो गए और मानवता के कल्याण हेतु धम्म का प्रचार किया। 13वां प्रश्न का उत्तर है, कर और नजराना में क्या अंतर है? तो कर है किसानों और व्यापारियों द्वारा दिया जाने वाला नियमित कर, जबकि नजराना क्या है? सामंतों और जागीरदारों द्वारा राजा को भेंट। 14वां प्रश्न, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए संदेश। सभी धर्मों का सम्मान करें, अहिंसा और नैतिकता का पालन करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए 15वां का आंसर देखते हैं, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में किए गए कार्य क्या हैं? धर्म प्रचारकों की नियुक्ति, सड़कों, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण, वन्य जीव संरक्षण के लिए कानून। दोस्तों ये पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप अपने हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है एक व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ये है अध्याय नंबर 8। 7 अध्याय हमने करा दिए हैं, ठीक है। हम सारे 10 अध्याय कराने वाले इस वीडियो में, काफी लंबा वीडियो हो गया है। तो ये है अतीत का 10वां प्रश्न, गांव, शहर और व्यापार, कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी कर रहे हैं, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें कैसा वीडियो लग रहा है आपको, और आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट करें, उसकी भी आपको जो है व्यवस्था की जाएगी, या फिर ये जो जीमेल में आप मुझे जो है कर सकते हैं मेल, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे, मौर्य, सातवाहन, चोल, कुषाण। इसका आंसर है सातवाहन। बेरीगाजा जो भरूच का यूनानी नाम है, वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात। संगम साहित्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है? आपका आंसर हो जाएगा कवियों का सम्मेलन। मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से कौन सा उल्लेख नहीं मिलता है? बैंकों और धन के निवेश का। कृषि के विकास में सिंचाई के लिए साधन थे? ए और बी दोनों। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी बनी। कपड़ों के उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर में कौशाम्बी और दक्षिण में मदुरई थे। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों ये पीडीएफ प्राप्त करना है आपको सारे सब्जेक्ट की, एडग्रेड की, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8982264249, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करें, उस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी जो है आपको एडग्रेड की इसी तरीके के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, जो है आपको आसान हो जाएगा टीचिंग में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर 3000 वर्ष पहले। ग्राम भोजक कौन होते थे? ग्राम भोजक गांव के मुखिया होते थे। ये प्राचीन भारत में राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, कर संग्रह करते थे और स्थानीय प्रशासन संभालते थे। प्रश्न 9वां, बेरीगाजा से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। काली मिर्च, हाथीदांत, मसाले और बहुमूल्य रत्न। आहत सिक्कों से क्या आशय है? आहत सिक्के चांदी या तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर विशेष चिन्ह मोहर लगाई जाती थी। प्रश्न 11वां है, मथुरा अभिलेख में किन कामगारों का उल्लेख है? उनके नाम लिखिए। तो सुनार, लोहार, बुनकर और टोकरी बुनने वाले। 12वां प्रश्न, उत्तरी काले चमके पात्रों का निर्माण किस तरह से किया जाता था? तो ये पात्र उच्च तापमान पर पकाकर और विशेष तकनीक से चमकाए जाते थे। अरिकामेडु पत्तन का वर्णन कीजिए। अरिकामेडु दक्षिण भारत का एक प्राचीन बंदरगाह था जो रोमन साम्राज्य से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। 14 नंबर, समुद्र
तटीय राज्यों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो समुद्र तटीय राज्य व्यापार और आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र और विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? तो श्रेणी का अर्थ है व्यापारियों या कारीगरों के समूह जो मिलकर काम करते थे। पाठ्यपुस्तक एक के औजारों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है अध्याय नंबर 9। अभी तक 8 अध्याय हो चुके हैं। इसका नाम क्या है? नए साम्राज्य और राज्य। नया साम्राज्य। गुप्त वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या है? चंद्रगुप्त। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनत्सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8982264249। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप करें, आपको बाकी डिटेल वहीं पे दे दी जाएंगी कि कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सारे एड ग्रेड की जो है पीडीएफ जो है मैंने तैयार की हैं, सारी आपको प्राप्त हो जाएंगी वहां से, और इस नंबर पर जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। प्रश्न तीसरा है, पल्लव काल में नगरम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका आंसर है व्यापारियों का संगठन। समुद्रगुप्त प्रशस्ति निम्नलिखित में से किस राजा की प्रशंसा की गई? राजा एक योद्धा। उपरोक्त सभी। प्रश्न 5वां, दक्षिण भारत में पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित जीवनी हर्षचरित। चालुक्यों की राजधानी वातापी। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत शकुंतला की एक प्रेम कहानी है। हर्ष का अर्थ होता है खुशी और उत्साह। चालुक्यों का राज कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। प्रश्न नंबर 7वां, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो वंशावली से राजाओं की पीढ़ियां, शासनकाल, उनकी उपलब्धियां, प्रशासनिक व्यवस्था और संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 8वां क्या है? हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे? उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनके बारे में जानकारी ऐहोल शिलालेख से प्राप्त होती है। सॉरी। पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे? इसका आंसर क्या है? पल्लव जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, और चालुक्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तुंगभद्रा नदी क्षेत्र में। पल्लव और चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो प्रशासन में राजा सर्वोच्च थे। स्थानीय प्रशासन के लिए सभा और नगरम जैसे संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कर वसूली और व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो स्थायी और अस्थायी सेनाओं का प्रबंध किया गया। हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों का उपयोग होता था। किलेबंदी और जल सेना का भी विकास हुआ। 13वां प्रश्न है, पल्लव काल में सभा से क्या आशय था? ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी? तो सभा स्थानीय स्तर पर प्रशासन चलाने वाली संस्था थी। यह कर संग्रह, विवाद समाधान और सामाजिक कार्यों को संपन्न करती थी। पल्लवों और चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका आंसर है पल्लवों का राज चोलों ने समाप्त किया और चालुक्यों का राज राष्ट्रकूटों ने समाप्त किया। प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे? तो राजा अपने साथ सैन्य दल, रथ, घोड़े, हाथी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हथियार लेकर यात्रा करते थे। इसके अतिरिक्त भोजन और शाही तंबू की व्यवस्था भी की जाती थी। 16वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती थी? जनसाधारण से संबंधित जानकारी हमें अभिलेखों, शिलालेखों, सिक्कों, साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरणों से प्राप्त होती थी। और लास्ट अध्याय हम करने वाले हैं इतिहास का, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, अध्याय 6 अपग्रेड अभ्यास पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत पहला, और उसका अध्याय नंबर है 10 इमारतें, चित्र और किताबें। ये है विकल्प, इसके आंसर देखते हैं। कांस्य युग का संबंध माना जाता है हड़प्पा काल से। तोरण शब्द का अर्थ क्या है? अलंकृत प्रवेश द्वार। भास्कराचार्य का संबंध था गणेश से। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। दिया गया चित्र संबंधित है सांची का स्तूप।
अब करेंगे रिक्त स्थान, ठीक है। तो एक ही पहले में क्या आएगा, कैलाश मंदिर, दूसरे में 2000 वर्ष, फिर मणि, खेलमई, मेखलई, ठीक है, और सत्यनार। प्रश्न 7वां देखते हैं, शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं। तो शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें सांची के स्तूप, अजंता, एलोरा की गुफाओं और कैलाश मंदिर जैसी प्राचीन इमारतों, मूर्तियों में देखने को मिलते हैं। किन्हीं 2 प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखो। तो महाभारत और रामायण। आज हमें जातक कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है। तो जातक कथाओं का चित्रण सांची के स्तूप, बौद्ध गुफाओं में देखने को मिलता है। अजंता की गुफाओं के चित्र वर्तमान में भी चमकदार क्यों है। तो अजंता की गुफाओं के चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है जो समय के साथ फीके नहीं पड़े। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में स्तूपों और मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। तो स्तूपों और मंदिरों का निर्माण पत्थरों को काटकर, तराशकर किया जाता था। इन्हें बनाने में विशेष तकनीकों और गुप्त मार्गों का उपयोग होता था। आयुर्वेद क्या है, यह पद्धति कहाँ विकसित हुई। तो आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो भारत में विकसित हुई, ठीक है। यह स्वास्थ्य को बनाए रखने, रोगों के इलाज के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करती है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में दिन और रात होने के क्या कारण बताए हैं। तो आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। 14वां प्रश्न, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। तो चरक थे और सुश्रुत। प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं लिखो। तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, धार्मिक विषयों का चित्रण, मानव और प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण चित्रण। प्रश्न 16वां, कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया है। कालिदास मेघदूत में ठंडी हवा को प्रेम संदेश के वाहन के रूप में वर्णित किया है जो हृदय को शांत और मन को प्रसन्न करती है। यह अध्याय पृथ्वी और उसके आसपास के आकाशीय पिंडों के बारे में था। चलिए आगे का है, ठीक है। तो हम आप इसके बात करेंगे अगली वीडियो में। कौन सा, कक्षा 6वीं का एडग्रेड अभ्यास पुस्तक समाज विज्ञान आवास भूगोल, उसका अध्याय नंबर 1 करने वाले। पूरे भूगोल के सारे चैप्टर एक ही वीडियो में डाले जाएंगे। जैसे कि मैंने इतिहास में 10 के 10 अध्याय जो है एक ही वीडियो में कवर कर दिए। पूरा वीडियो जो देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो जो है आप जो है देखने के लिए हमारे स्टडी सीएम सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और एक और चैनल है मेरा, इसका नाम है स्टडी एज, उसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियोस डालता हूं। कोई यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है तो स्टडी एज को भी सब्सक्राइब करें। क्या करना है आपको, यूट्यूब में सर्च करना @study age, ठीक है। आप वहां पे मिलते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।